स्टार्ट करें टॉपिक। सबसे पहले ये दिख रहा होगा टेम्परेचर और हाइट। हाइट तो हमेशा बढ़ते गया, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जो वायुमंडल का संरचना है इसमें हमेशा रिवर्स होता है। जैसे जो पहला है जिसका नाम है क्षोभ मंडल, उसमें हाइट के साथ क्या है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, घट रहा है। लेकिन उसके अगला मंडल कौन है, समताप मंडल, इसमें बढ़ रहा है। फिर अगला में घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, मतलब अल्टरनेटिव होता है। इसलिए इसको ग्राफ से बताए हैं। हाइट तो बढ़ेगा ही, हाइट में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। लेकिन टेम्परेचर क्या है, हमेशा रिवर्स हो जा रहा है। हो रहा है या नहीं? जनरली हम लोग क्या पढ़े थे कि हाइट के साथ टेम्परेचर डाउन होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग क्षोभ मंडल से आगे बढ़ेंगे समताप मंडल में क्या होगा, हाइट के साथ बढ़ेगा। इसका भी रीज़न है कि क्यों बढ़ेगा, बस अभी फोटो बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगला जाएंगे मेसोस्फीयर या मध्य मंडल में, तो हाइट के साथ घटेगा, देन फिर अगले में बढ़ेगा। फोटो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा ना। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब ये है ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल, सबसे निचली परत है। एग्जाम में पूछेगा सबसे निचली परत कौन सा है, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर। हम लोग किस मंडल में रहते हैं, तो इसमें बहुत सारा खासियत है। खासियत नंबर 1 कि जितना भी तरह का वायुमंडलीय घटना होता है जिसको बोलते हैं वेदर रिलेटेड फिनोमिना, जैसे क्या है, बादल, बिजली, वर्षा, सब किस में होता है, तूफान, आंधी, जितना कुछ होता है सब क्षोभ मंडल में होता है। और दूसरा बात क्या है, इसका हाइट अलग अलग जगह पे अलग होता है। जैसे पोल्स या ध्रुव पे 8 किलोमीटर है और इक्वेटर या विषुवत रेखा पे 18 किलो, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर हाइट के साथ घटता है या नहीं? तो इसमें एक है कि 165 मीटर की ऊंचाई पे कितना का कमी आएगा, 1 डिग्री सेल्सियस का। ये एग्जाम में पूछता है। दूसरा चीज़ इसी का पूछता है कि जब 1 किलोमीटर जाएंगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस का कमी आएगा। ये दोनों एक ही चीज़ है। अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 165 को, मैथ है ना तेज, बताओ कितना आएगा। 165 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 कितना होता है, 96। अबाउट 1 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेशन लेंगे तो क्या होगा, अबाउट 1 किलोमीटर। और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। तो वही चीज़ है, इसको दूसरे फॉर्म में लिखा गया है कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। लेकिन दोनों चीज़ इसलिए लिख दिया क्योंकि एग्ज़ाम में ये आएगा कि वो आएगा, नहीं पता। अब इसमें बहुत सारी खासियत है। जब हम लोग पढ़ेंगे मॉनसून टॉपिक तो पढ़ेंगे कि बहुत तरह तरह का चीज़ होता है। मतलब जैसे हम लोग वायुमंडल का थोड़ा सा बताए थे ना, याद है, ध्यान में, हवा कैसे चलता है, ग्लोब जब बताए थे तब। तो इसमें तरह तरह का हवा है, जिसमें कुछ नया हवा के बारे में जानेंगे। फिर मानसून पढ़ेंगे तो और डिटेल में जानेंगे। तो अभी जैसे हम लोगों को जानना है संवहन धाराएं या कन्वेंशन करंट, ये होता क्या है, किसी को है आइडिया? नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है, गर्म और ठंडा का बताए थे ना कि हवा गर्म होकर क्या होता है, ऊपर जाता है। उस खाली जगह को भरने के लिए क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट इसमें है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंसेस वो बता रहे हैं। जो संवहन होता है वह सिर्फ लिक्विड में होता है। किस में होता है, लिक्विड में होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पानी का केतली। पानी का केतली अगर हम गर्म करते हैं तो थोड़ा समय के बाद ऊपर में कैसा फील होता है, गर्म, जबकि नीचे ठंडा होता है। क्यों होता है, क्योंकि गर्म होके सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। और उस जगह को भरने के लिए ठंडा पानी क्या नीचे आ रहा है। जब तक पूरा नहीं गर्म हो जाएगा तब तक ये साइकिल चलता रहेगा। समझ में आया? मान लो ये केतली है, यहाँ पानी भरा हुआ है, तो पहले ये वाला एरिया गर्म होगा कि नहीं? अब गर्म का क्या खासियत है कि ये ऊपर जाता है, ये ऊपर गया, इस जगह को भरने के लिए क्या आया, ठंडा पानी आया। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक पूरी तरह ये गर्म ना हो जाए। यही सिद्धांत है किसका, संवहन का। समझ में आया? हवा के बारे में हम लोग पढ़े थे ना, तो ये कॉन्सेप्ट का यूज होगा अभी, तब समझ में आएगा कि संवहन धाराएं क्या है जो चलता रहता है। आगे बढ़े, इसमें कोई कंफ्यूजन? ये है हमारा संवहन धाराएं या कन्वेक्शन करंट्स। अब देखो, जब हम लोग पढ़ेंगे ओशियन चैप्टर तब पता चलेगा कि कहाँ पे गर्म जलधारा है, कहाँ ठंडा जलधारा है। तो ये जितना भी एरो से रेड दिखाया गया सब है गर्म जलधारा, और जितना ब्लू दिखाया गया है सब है ठंडा जलधारा। तो जहाँ जहाँ कन्वेक्शन का क्रिया होगा, मतलब ठंडा लिक्विड, गर्म लिक्विड, लिक्विड क्या होगा, वो भी बहेगा ना। जहाँ पे गर्म जलधारा होगा
तो उसके जगह को भरने के लिए कौन आएगा, ठंडा आएगा। तो एक साइकिल बनता है, ठीक है, ये सारा साइकिल दिख रहा है ना। अब इसी को फॉलो करते हुए जो हवा बहता है उसी को बोलते हैं कन्वेक्शन करंट या संवहन धाराएं। अब देखो ये है क्षोभ सीमा, इसमें क्या है, क्षोभ मंडल समताप मंडल है या नहीं। लेकिन जब भी दो चीज मिलेगा, मान लेते हैं गर्म पानी ठंडा पानी मिलाएंगे, तो जरूरी थोड़ी कि यहाँ से गर्म है तो गर्म ही रहेगा, ठंडा कुछ ना कुछ मिक्स हो जाएगा, जिसमें हल्का गर्म का भी गुण रहेगा, हल्का ठंडा का भी गुण रहेगा। सेम चीज ये है कि जब क्षोभ मंडल और समताप मंडल का जो बीच का एरिया होता है उसी को बोला जाता है क्षोभ सीमा। मतलब यहाँ पे एक लेयर है जिसमें दोनों का गुण है। ये समझ में आया क्षोभ सीमा है क्या है, क्योंकि इस फोटो में है ही नहीं, इसलिए हम बता रहे हैं कि एक मोटा सा लेयर है जो क्षोभ सीमा का काम कर रहा है। किसका गुण है, हल्का इसका गुण है, हल्का इसका गुण है। सबसे पहले जानो कि जेट स्ट्रीम है क्या, इसका नाम ही जेट स्ट्रीम। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि मानसून में इसके बारे में रहेगा दिया हुआ, लेकिन समझ में नहीं आएगा अगर ये नहीं समझ में आया कि जेट स्ट्रीम है क्या। जैसे अभी देखे कौन सा संवहन धारा है, ऐसे ये जेट स्ट्रीम है, ये धारा का नाम ही है जेट स्ट्रीम, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम नाम है। अब क्या है कि लगातार बहता है, पूरा साल एक ही तरह बहता है, लेकिन ये कितने हाइट में बहता है, लगभग 8 से 15 किलोमीटर के ऊंचाई पे बहता है। हमको फील होगा क्या, हम लोगों को नहीं फील होगा, लेकिन बादल पे असर डालेगा। इसीलिए जब मानसून पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे बादल पे असर डालता है और इसका क्या मानसून पे फर्क पड़ता है। समझ में आया कि ये इसको बस समझना है कि जेट स्ट्रीम है क्या, पूरे साल इस तरह सा लहरदार स्टाइल में बहते रहता है पूरे साल। तो ये जो चलता है जेट स्ट्रीम, वो चलता है वाकई में क्षोभ सीमा में। अब कहीं कहीं ये मिल जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में, लेकिन उसका सही जवाब ये है क्षोभ सीमा। तो यहाँ एक कन्फ्यूज़न है, इसीलिए बता दे रहे, कुछ कुछ बुक में मिलेगा कि वो स्ट्रेटोस्फीयर में है, समताप मंडल में है, लेकिन यह है किस में, क्षोभ सीमा में, ठीक है। इसका एक ही गुण है कि हाइट बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग नहीं फील कर सकते। हम लोग फील कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन इसका नाम जेट स्ट्रीम क्यों रखा गया मालूम है, क्योंकि जेट उड़ान, जेट मतलब प्लेन जेट का बात कर रहे हैं, उसमें हेल्पफुल होता है, इसलिए इसका नाम है जेट स्ट्रीम। अब बुक का रीज़न क्या है लिखने का क्षोभ सीमा ना लिख के समताप मंडल, उसका रीज़न क्या है कि कुछ गुण तो इसका मिल रहा है ना। तो कोई बुक लिख देता है कि समताप मंडल में चलता है, लेकिन इसका सही जवाब है कि जेट स्ट्रीम क्षोभ सीमा में चलता है। तो इसका कुछ गुण नहीं है, बस ये गुण है कि इसका हाइट बहुत ज़्यादा रहता है, लगभग कहीं 7 किलोमीटर, कहीं 8 किलोमीटर, हर एक बुक में अलग मिलेगा, कहीं 7 से 12 मिलेगा, कहीं 8 से 15, कहीं 8 से 14, तो लमसम लिखता है। तो ये हम लोग एक अनुमान मान सकते हैं कि 8 से 15 किलोमीटर के हाइट पे हवा बह रहा है, और इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, जेट की तरह। जेट विमान समझ में आ रहा है ना, तो इसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है। इसका एक रीज़न ये भी है जेट स्ट्रीम नाम रखने का, तो बहुत तेज़ी से बहता है। अब हम लोग जानते होंगे ओजोन लेयर, तो इस मंडल में क्या बताया था, टेम्परेचर हाई रहेगा। बताए थे ना कि हाइट के साथ क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। रीज़न क्या है मालूम है, रीज़न यही है ओजोन लेयर। ओजोन का जो परत होता है, इसके वजह से टेम्परेचर इस मंडल का हाई होता है। ये चीज़ समझ में आया। ओजोन क्या है कि जितना भी हानिकारक किरण है उसको सोख ले रहा है, नहीं सोखेगा तो क्या होगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, त्वचा कैंसर हो जाएगा। तो इसलिए ओजोन लेयर हमको किस चीज़ से बता रहा है, परावैज्ञानिक किरणों से। अगर वो नहीं रहेगा तो स्किन कैंसर बहुत आम बात हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब हम लोग जाने कि ओजोन मंडल है, तो ओजोन मंडल में सुनने में आया होगा कि छिद्र हो रहा है। क्यों छिद्र होता है, किस गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से होता है। किस जगह पे छिद्र हुआ है किसी को पता है, पोल पे, ध्रुव पे। अगर इधर छिद्र होगा तो सब आदमी मरना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जितना भी छिद्र हुआ है कहाँ हुआ, ध्रुव पे हुआ, इसलिए आदमी को डायरेक्ट तो नहीं अभी दिक्कत हो रहा है, लेकिन छिद्र क्या धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस चीज़ में पाया जाता है, फ्रिज में, सेविंग जेल में जो रहता है ना, फोम वाला सेविंग जेल, उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में एक जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में एक कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन मतलब समझ में आता है, सम्मेलन कहा हुआ था, मॉन्ट्रियल सम्मेलन। पूछता है एग्जाम में कि किस सम्मेलन में बात किया गया था ओजोन लेयर के बचाव के लिए। मुश्किल से 5-7 हुआ है, क्या सम्मेलन हुआ है जो पर्यावरण से रिलेटेड, इसलिए सिंपल सवाल पूछता है और इसका जवाब पता होना चाहिए। पिछले बार पूछा था, जेपीएससी में पूछा था, किस लेयर में CO2 कम करने का कौन सा सम्मेलन हुआ। तो इस तरह यूपीएससी, जेपीएससी, एसएससी किसी भी एग्जाम में पूछता है, क्योंकि क्या कैसा सवाल है, एक लाइन का सवाल है। यह है मॉन्ट्रियल
समझ में आया? ये सम्मेलन कहा हुआ था मॉनेट्रियल सम्मेलन है। जनरली सम्मेलन जगह के नाम के आधार पर रखा जाता है, जैसे पेरिस में हुआ तो पेरिस सम्मेलन, ठीक है। ये मॉनेट्रियल में हुआ था तो क्या नाम हुआ? मॉनेट्रियल सम्मेलन। लेकिन हर एक में सिर्फ छोटा सा चीज़ जानना है कि किस चीज़ के लिए हुआ था। तो किस चीज़ के लिए हुआ था? ओजोन लेयर के बचाव के लिए हुआ था, ठीक है। अब देखो क्या है कि टेम्परेचर बढ़ता है, बताए थे क्यों बढ़ता है? ओजोन की अधिकता की वजह से, क्योंकि ये सोख रहा है ना, किरण सोख रहा है हानिकारक, तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। इसमें है क्या, 1 किलोमीटर हाइट के साथ 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। अब इसमें हम बताए थे अभी कि क्षोभ मंडल में ही सारा वेदर से रिलेटेड घटना होता है। बिजली कहाँ कड़कता है? नीचे वाला क्षोभ मंडल में। बादल कहाँ गरजता है? क्षोभ मंडल में। वर्षा कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। तो ये क्या है? मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, किसी भी तरह का मौसमी घटना नहीं होता है। इसका फायदा और घाटा बता रहे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? तो इसमें क्षोभ मंडल में सिर्फ एयरक्राफ्ट चलता है, ठीक है, और प्लेन कहाँ चलता है? समताप मंडल में। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि प्लेन चल रहा है, बिजली कड़क गया तो मतलब दिक्कत तो होगा ना। अगर हम लोग इसके नीचे रहे, सपोज कर लेते हैं बादल बिजली गरज रहा है और उसके नीचे अगर हम प्लेन उड़ा रहे हैं तो क्या होगा? क्रैश होने का डर है। तो उसलिए इसको उड़ाया कहाँ जाता है? समताप मंडल। इसका रीज़न क्या है? मौसमी घटनाओं से मुक्त, ठीक है। मौसमी घटना होता ही नहीं है, स्ट्रेस फ्री है। आगे बढ़े। ओजोन लेयर कहाँ पे है? यहाँ पे। समझ में आ रहा है? यहाँ भी प्लेन दिखा है, बताए ना, अलग अलग फोटो में अलग अलग जगह दिखा देगा, इससे कंफ्यूजन नहीं होना। ये दिख रहा है ट्रोपोस्फीयर में दिखा रहा है ना, लेकिन वास्तव में उड़ता कहाँ है? यहाँ पे उड़ता है, इसके ऊपर। यहाँ सिर्फ एयरक्राफ्ट उड़ता है, छोटा विमान। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। और ये क्या है? ओजोन का लेयर है, और यही परावैज्ञानिक किरणों को क्या हो रहा है? सोख रहा है, इसको जाने नहीं दे रहा। वेदर बलून पाया जाता है समताप मंडल में, ठीक है। ये है वेदर बलून। तो जो भी वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन, जबकि कहने के लिए सारा वेदर कहाँ है? क्षोभ मंडल में। तो दिमाग में क्या आएगा कि क्षोभ मंडल में, लेकिन वेदर बलून किस में होता है? समताप मंडल में। वेदर बलून, वेदर बलून का क्या काम होता है मालूम है? आज वर्षा होगा कि नहीं, हवा कितना तेज चलेगा, कितना टेम्परेचर रहेगा, कैसे जानते हैं? वेदर बलून। इन नाम से ही पता चल रहा है क्या? मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। ये क्या? बीच का लेयर है, ठीक है। इसका क्या है बताए थे। अब पिछला लेयर में क्या है? टेम्परेचर हाइट का साथ बढ़ रहा था, इसमें क्या होगा? घटेगा। और इसके बाद फिर नहीं बढ़ेगा, किसी लेयर में सब बढ़ेगा, घटेगा सिर्फ इसी लेयर में। इसी के वजह से यह सबसे ठंडी परत। समझ में आया? सबसे ठंडी परत अगर पूछा एग्जाम में तो कौन है? मेसोस्फीयर या मध्य मंडल, ठीक है। रीज़न क्या है कि हाइट के साथ टेम्परेचर डाउन हो रहा है, और इसके बाद जो आएगा उसमें अप होगा। उल्का पिंड के बारे में किसको पता है? एस्टेरॉइड्स। उल्का पिंड होता क्या है मालूम है? दिखा होगा बहुत बार, आकाश में चमकता है ना, जलता हुआ लगता, तारा गिर रहा है, वही उल्का पिंड है। और इसी लेयर में आके जल जाता है। उल्का पिंड कुछ नहीं होता, ढेला, पत्थर, बड़ा आकार का चट्टान, सब उल्का पिंड है। मतलब पृथ्वी के बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब पत्थर, मिट्टी जो आता है वही उल्का पिंड होता है। और क्या है? ग्रेविटेशन के वजह से फुल फोर्स में आता है, और वो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा अगर यहाँ जला नहीं, क्योंकि गोली की रफ्तार से आएगा कोई भी चीज़ तो नुकसान तो करेगा ही करेगा। तो उल्का पिंड इस मंडल में जल जाता है। तो पूछता है एग्जाम में कि उल्का पिंड किस मंडल में जलता है? तो मध्य मंडल में। यहाँ जानने लायक क्या क्या हो गया? दो, एक सबसे ठंडी परत, दूसरा उल्का पिंड जल रहा है। ये है आयन मंडल, आयनोस्फीयर। रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन समझ में आ रहा है? हम लोग मोबाइल से बात करते हैं तो कहाँ से करते हैं? इसी मंडल के वजह से। किसी को पता है कैसे मोबाइल काम करता है? मतलब ये है कि हम लोग जितने लोग हैं, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं एक टावर का कैपेसिटी लगभग 2.25 लाख होता है। तो अगर मान लेते हैं एक टावर से हम लोग जुड़े हुए हैं, मान लेते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं टावर होगा हजारीबाग में, अलग अलग कंपनी का अलग अलग टावर है, उसको सेल बोलते हैं। जितना भी टावर है उसको, तो क्या है कि हम लोग कनेक्ट होते हैं टावर से। सपोज कर लो हम लोग यहाँ का टावर से कनेक्ट हुए और कहीं दूसरे जगह, हम मान लो रांची में हमें बात करना है, ठीक है, तो अब क्या है, कुछ तो माध्यम होना चाहिए ना, नहीं तो यहाँ से हवा में रांची कैसे कनेक्शन होगा। तो यही होता है आयन मंडल के द्वारा। आयन मंडल में क्या होता है? रेडियो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, जिसको बोलते हैं संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन
सैटेलाइट संचार उपग्रह होता है, जो क्या होता है उस हमारे आवाज़ को कैच करता, मैंने टावर भेजा सैटेलाइट को और सैटेलाइट क्या किया नेक्स्ट लोकेशन पे भेज दिया, तब जाके होता है बात। ये समझ में आया? सिंपल सा है, कुछ नहीं है। मेरा कहना है ना कि टावर इतना कैपेसिटी है कि यहाँ से दिल्ली बात करे तो यहाँ से मोबाइल वेव भेज दे, इम्पॉसिबल। उसको जानने का जरूरत नहीं है, सिंपल सा है कि रेडियो कम्युनिकेशन किस मंडल में होता है? आयन मंडल में होता है, ठीक है। तो संचार उपग्रह कहाँ पाया जाएगा? आयन मंडल में, ठीक है। दूसरा चीज इसका नाम आयन क्यों? आयन समझ में आता है, प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका रीजन क्या है? इसको जो बोलते हैं परावैज्ञानिक किरणें, ठीक है, जब आता है तो उसका स्पीड बहुत हाई होता है, तो जो गैस रहता है ना उसको तोड़ देता है। क्या होता है? गैसों का आयोनाइजेशन हो जाता है, मतलब प्लस माइनस में टूट जाता है। चार्जेस पता है किसी को कि बिजली में भी चार्ज होता है? बिजली में कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है, तो वह नेगेटिव की ओर बढ़ता है। कोई पेड़ मिला तो तुरंत लिंक बन के क्या होता है? तुरंत बिजली कड़क। इसलिए बोला जाता है कि बारिश के समय पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना। हम लोग लगाते हैं ना छत के ऊपर क्या, तड़ित चालक, क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसको एक मीडियम दे रहे हैं। हमारा धरती कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, और बिजली कैसा है? पॉजिटिव, तो वो एक कनेक्शन बनाता है, ठीक है। सेम चीज है कि क्या है, कण में टूट जा रहा है, गैस क्या है? आयोनाइज्ड हो जा रहा है, मतलब चार्जेस हो जा रहा है। इसी वजह से इसका नाम है आयन मंडल। तो जितने तरह का भी कम्युनिकेशन होता है, जैसे क्या है, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, रडार, जितने भी तरह का होता है सब किस मंडल में होता है? आयन मंडल। एकदम छोटा सा चीज है, एक बार यूपीएससी में बताया ना, पूछ दिया था, किसी भी एग्जाम पूछ देगा, एकदम छोटा सा चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो स्पेस स्टेशन किस में होता है? आयन मंडल में। अब देखो इसका दो नाम है, इसी का नाम थर्मोस्फीयर भी है। जब स्टार्टिंग फोटो में देखे होंगे तो दिखाया होगा कि थर्मोस्फीयर है, और वे इंक्लूड करता है आयनोस्फीयर को। कोई बुक में इसको दो पार्ट में बांट देगा कि थर्मोस्फीयर आयनोस्फीयर दो पार्ट है, लेकिन एक ही पार्ट है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा पढ़ने लायक है भी नहीं। तो हम लोग डायरेक्टली मान सकते हैं कि थर्मोस्फीयर ही आयनोस्फीयर, और लास्ट है एक्सोस्फीयर। अच्छा ये देखो, यहाँ वायुमंडल खत्म है, बिल्कुल है ही नहीं। इसमें क्या है? हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस और कहाँ पाया जाता है? कहाँ, किसी को पता है? अरे सूर्य में पाया जाता है। सूर्य में इतना हीट क्यों हो? क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम रिएक्शन करके हमेशा फूटते रहता है, विस्फोट होते रहता है, इसलिए सूर्य इतना गर्म है। कभी पढ़ना है सूर्य तो उसमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन और हीलियम का क्या बम्बार्डमेंट होते रहता है, मतलब बम की तरफ फूटते रहता है, इसलिए इतना हीट है। तो ये किसी काम का मंडल नहीं है, मतलब यहाँ से हम लोग बाहर चले गए, एक तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम।